हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं आपका दोस्त शिवम कुमार फिर से एक नए वीडियोस लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और आज के वीडियोस में हम लोगों ने आर्टिकल 20 और 21 को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का एक सीरीज चला रहे थे जिसमें पूरे डिटेल में आपके एग्जाम के लिए जो पेड कंटेंट जो होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और पूरा सपोर्ट करिए और वीडियोस को जितना मेहनत हो सके उतना देखिए। और अच्छे, अगर कोई आपके डाउट है तो उस डाउट के कमेंट में आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखो, ये जो मैं वीडियोस बनाता हूं या कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चला रहा हूं, ये अगर आप क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप क्लैट के एग्जाम देने वाले हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2024 के पेपर्स देने वाले हो, इसके अलावा अगर आप कोई भी लॉ एंट्रेंस देने वाले हो, कोई भी लॉ जैसे एलएलबी का कोई भी पेपर हो, बीए एलएलबी यानी एलएलबी 5 इयर्स के पेपर हो, चाहे वो बीएचयू का हो, चाहे वो डीयू हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का पेपर आप देने वाले हैं और उसमें सिलेबस में आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप इसका बिल्कुल भरपूर सहयोग ले सकते हैं। इसके अलावा सिम्बोसिस, जिसको एसएलएटी बोलते हैं, सिम्बोसिस लो एप्टीट्यूड टेस्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक यूनिवर्सिटी है वाराणसी में, इसका भी आप प्रिपरेशन करने के लिए हमारे वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। यानी अगर कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है और उसमें अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप हमारे वीडियोस के बिल्कुल आसानी से हेल्प ले सकते हैं। और आप वीडियोस को, अगर प्रीवियस प्लेलिस्ट को आप देख लिए, तो जिस तरीके का मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये बिल्कुल पेड कंटेंट इस तरह से आपको कहीं पर देखने को मिलेगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने किया है। इसको अच्छे से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो तो जरूर पूछने की कोशिश करिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आज आर्टिकल 20 के बारे में। क्या है आर्टिकल 20? इससे पहले आर्टिकल 19 तक मैंने तो आपको बता ही दिया है। और आर्टिकल 20 जो है बहुत आसान है और बहुत, एक तरह से बोला जाए कि अगर पूरे फंडामेंटल राइट में हम लोग जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक चर्चा करेंगे, उसमें से सबसे बेस्ट अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 20 वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 20 में हमें क्या क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो बेयर एक्ट में लिखा गया उसको हम लोग पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन, वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन। देखो, सबसे पहले इसमें ना कुछ कुछ वर्ड को आपको समझना होगा। एक वर्ड आ रहा है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? मनमानी तरीके से। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमानी तरीके से। ठीक है, खाली आपको कुछ नहीं करना है, जो जो टफेस्ट वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, उसको समझ लेना है। एक्सेसिव पनिशमेंट तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, एक्सेसिव पनिशमेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा सजा, काम से ज्यादा सजा कर दिया जाता है, इसको हम लोग बोलेंगे ज्यादा सजा। ठीक है, ज्यादा सजा। इसके अलावा आगे बात करेंगे एक्यूज्ड। एक्यूज्ड मीन्स होता है आरोपी व्यक्ति। एक्यूज्ड पर्सन मीन्स होता है आरोपी। अगर कोई आरोपी है, कोई काम किया है, कोई गलत ऑफेंस किया, उसको बोलते हैं आरोपी। ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति को, ठीक है, कोई भी व्यक्ति में इसमें लीगल पर्सन्स भी आ गए, कंपनी भी आ गया और कॉर्पोरेशंस भी आ गया। यानी कि कोई भी व्यक्ति को अगर कोई ऑफेंस मान लो वो किया है, ठीक है, मान लो वो ऑफेंस किया है, जैसे कि आप चोरी किया है, ठीक है, मान लो कोई बच्चा जो है वो चोरी किया, थीप किया है, और चोरी करने के मामले में उसको आप उम्र कैद दे रहे हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक मनमानी तरीके से आप उसको ज्यादा सजा दे रहे हो। तो भाई एक सिस्टम होनी चाहिए ना, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। एक लेवल होती है, ऐसा नहीं है कि छोटा सजा के लिए बहुत बड़े आपको पनिशमेंट दे दिया जाए या फिर बहुत बड़े पनिशमेंट के लिए छोटा सजा दे दिया जाए। सबकी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है और उसी रूल्स और रेगुलेशन के तहत हमें चलना पड़ता है। तो इसमें अगर कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसने कोई ऑफेंस किया है और ऑफेंस करने के बाद उसको ऐसा लग रहा है कि जो वो कर रहा है वो बिल्कुल उसके साथ गलत हो रहा है, उसने चोरी की है और उसको सजा मिल रही है, फांसी की सजा मिल रही है, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास पावर है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग हम लोग जा सके सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में, और हमने बोलेंगे कि हमारे आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, इसमें हमारी हेल्प किया जाए। ठीक है, तो यही कर आर्टिकल 20 में, अगर किसी भी व्यक्ति को मनमानी तरीके से ज्यादा पनिशमेंट दिया जाता है एक्यूज्ड पर्सन को, चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो, तो वो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर रिट फाइल कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें तीन क्लॉज आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 21A, 21B और 21C। क्या है आर्टिकल 21A, 21B और 21C? इसको जरा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 21A का। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कर रहा है?
नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एन एक्ट दैट वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन। अब इस चीज को समझिएगा, नीचे ही पढ़ लेता हूं। नो वन कैन बी गिवन पनिशमेंट ग्रेटर देन व्हाट वाज प्रोवाइडेड इन द लॉ प्रिवेलेंट एट द टाइम ऑफ इट्स कमीशन। देखो इसमें ना आर्टिकल 21 में एक कॉन्सेप्ट लाया था जिसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, एक पोस्ट फैक्टो लॉ एक आया है। इसमें बेसिकली ये कह रहा है आर्टिकल 20A में कि अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति जो है 2005 में कोई उसने मर्डर किया है, ठीक है, मान लो कोई चोरी किया, ऐसा चोरी किया जिसमें उसे 5 साल की सजा है और वो भागा है, वो अभी तक पकड़ा नहीं है और आ गया है 2010 में अमेंडमेंट होता है और अमेंडमेंट में कहा गया कि अब जो है जो चोरी किया जाएगा इस चोरी के अंतर्गत 10 साल की सजा हो रही है और 2011 में वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। तो अगर व्यक्ति 2011 में पकड़ा जाता है तो क्या उसको सजा 5 साल मिलेगी या 10 साल मिलेगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक व्यक्ति ने चोरी किया 2005 में जिसमें सजा थी 5 साल और 2010 में एक नया लॉ बना, लॉ के अकॉर्डिंग कहा गया कि अब 5 साल के सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है और 2011 में वो व्यक्ति पुलिस के हाथों पकड़ा गया, तो क्या उसको 5 साल की सजा मिलेगी या फिर 10 साल की सजा मिलेगी, या बताइए आप। जी नहीं, आपको 5 साल की सजा मिलेगी, इसलिए क्योंकि आपने जब ने हमें ऑफेंस कमिट किया था उस समय आपके जो 2005 में जो लॉ थे वही लॉ प्रिस्क्राइब्ड होगा, ऐसा नहीं है कि दूसरा लॉ इसमें डाल दिया जाएगा जो अपडेटेड है। यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इसी को बोलते हैं कि जब आपने जो कमीशन किया है, जो एक्ट आपने ऑफेंस किया है, उस एक्ट उस ऑफेंस के अकॉर्डिंग जब वो इस ईयर में जो एक्ट चल रहा होगा उसी एक्ट के तहत आपको प्रोसीड किया जाएगा, चाहे वो आप उस समय हो चाहे आप आगे चल के पकड़े जाए। ठीक है, कोई दिक्कत है आर्टिकल 21A में? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है, ये जो दूसरा पॉइंट हमने ये लिखा है इसमें ये बोल रहा है कि लॉ के अकॉर्डिंग जितना पेनाल्टी है, ठीक है, उसी प्रिस्क्राइब किया गया उससे ज्यादा पेनाल्टी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए पनिशमेंट है 2 साल का और आप पनिशमेंट आप 5 साल का दे रहे हो, ऐसा नहीं है। एक प्रिस्क्राइब्ड है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलते आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 22 में जाते हैं। आर्टिकल 22 में एक वर्ड है डबल जियोपार्डिस, याद रखिएगा। इसमें क्या बोला गया है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ठीक है, यानी कि एक दोष के लिए एक से ज्यादा गुना नहीं दिया जा सकता। अब देखो क्या होता है, एक चीज को समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए आप इनकम टैक्स ऑफिसर है, चलिए आप एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, इस टीचर के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, किसी एक प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल ने एक गलत फर्जी टीचर को ज्वाइन करवा लिया कुछ पैसे लेकर, यानी 50,000 रुपया लिया और बोला कि ठीक है आप हमारे स्कूल में ज्वाइन कर लीजिए, बाकी सारे पेपर्स आपके फर्जी है, मुझे पता है, किसी को हम पता लगने नहीं देंगे। जब बाद में पता चला कि ये प्रिंसिपल जो है वो चोरी से किसी को पकड़वाया है, किसी को अपॉइंट करवाया है, तो उसको 10 साल की मान लो सजा हो जाती है। ठीक है, कितनी साल की सजा हो गई, मान के चलते उसको 10 साल की सजा हो। ठीक है, अब जब ये 10 साल की सजा काट कर आता है तो ऐसा नहीं है कि फिर से उसको बुलाया जाए कि नहीं इधर आओ, फिर से तुमको थोड़ा सा और सजा ले लो, 2-3 साल का ये भी मैनेज कर लेना, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने एक ऑफेंस किया है, आपने एक गुनाह किया है, तो उस एक गुनाह के लिए मात्र आपको एक बार सजा दी जाएगी, आपको बार बार उसके लिए पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा और यही है डबल जियोपार्डी। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आपको यह फंसाता है कि मान के चलिए अगर कोई टीचर है, प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल को तो कोर्ट से आपको सजा मिल गया, तो क्या उसको डिपार्टमेंटल सजा नहीं मिलेगी, क्या उसको सस्पेंड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इस पर चल सकता है, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो है वो इसका पार्ट नहीं आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं आता है क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत। तो आपको जान लीजिए कि अगर आपको एक बार सजा मिल जाती है तो ऐसा नहीं है कि बार बार आपको सजा मिलेगा। हाँ, सजा दोबारा आपको मिल सकता है, डिपार्टमेंटल आप पे क्वेरी हो सकती है, डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे मान के टीचर को उसको सस्पेंड कर दिया गया 6 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो वो कर सकता है। लेकिन एज अ कोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो कोर्ट के अकॉर्डिंग आपको एक बार मात्र सजा मिलेगी, एक ऑफेंस के लिए, एक ऑफेंस के लिए आपको एक से ज्यादा सजा देने की लॉ की प्रावधान हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। इसको ध्यान में समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत है? चलिए, वीडियो को सब लोग एक बार जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो होता है, याद रखिएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो है वो जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत नहीं आता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंतर्गत ये नहीं आता है। तीसरा पॉइंट है सेल्फ इंक्रीमेशन। सेल्फ इंक्रीमेशन का मतलब क्या होता है, इस चीज को आप समझिए। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। यानी किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती उससे गुनाह एक्सेप्ट नहीं करवाया जा सकता। देखते हो कि कोई पुलिस वाले होता है, वो किसी व्यक्ति को पकड़ लेता है और पकड़ को बड़ी मार मारता है, ठीक है, कि नहीं तो बोल हमने ये गलती किया, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया है, और वो डर के मारे बोल देता है, ठीक है। तो ऐसा लॉ में ये नहीं कहा गया है। लॉ में कहा गया है कि आप कोई भी गुनाह को जबरदस्ती कबूल नहीं कर सकते हैं। चलो मान के चलो पुलिस के मार के डर से आपने जबरदस्ती गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में आपकी जब पेशी होगी तो वहां पर आपको बोल देना कि पुलिस वाले ने हमें मारा और इस कारण से हमने इस चीज को झूठ झूठ बोला है, लेकिन हमने इस तरह का कोई ऑफेंस नहीं किया है। तो उसमें अपनी कोर्ट आपकी बात को सुनेगी और पुलिस की बातों को बिल्कुल नकार दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। पुलिस मार मारकर पीट पीट कर उनसे एक्सेप्ट तो करवा लेती है, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कोर्ट में प्रोसीडिंग होगा, कोर्ट में जब आप जाइएगा, पेशी होगा, तो उस समय आप अपने बात से मुकर जाइए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत? हाँ, एक और पॉइंट बता दूं कि मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, कोई मतलब चोर है या फिर कोई ऑफेंस किया हुआ है, उसने बोल रहा है कि नहीं 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 मैं ऑफेंस किया हूं, तो ऐसा नहीं कि आपके कहने पर, ऑफेंस कहने पर आपको सजा दी जाएगी। कोर्ट बोलेगी कि हाँ पुलिस को कि ये इसने अगर ये बोल रहा है कि ये सजा किया है तो आपको प्रूफ करवा के दिखाइए कि हाँ ये बच्चा ने या फिर ये चोर ने ये किसी भी तरह का कोई दिक्कत किया है, ठीक है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को उसके खिलाफ विटनेस देने के लिए आप उसको कंपेल नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया, कोई एविडेंस मांगा गया, आपसे ब्लड ग्रुप मांगा गया, थंब मांगा गया, सिग्नेचर मांगा गया, तो ये सब आपको प्रोवाइड करना होगा। इन सबों से आप वंचित नहीं रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आर्टिकल 21 की बात करते हैं। बिल्कुल बढ़िया आर्टिकल 21 है, एकदम मस्त आर्टिकल है, और ये आर्टिकल अगर पढ़ेंगे ना तो बस लगेगा कि बहुत छोटा आर्टिकल है। देखो आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, ठीक है। क्या की गई है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 में किसकी बात की गई है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बातचीत की गई है। आर्टिकल 21 जो है वो दोनों के लिए है, ठीक है। दोनों के लिए मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिटीजन्स के लिए और नॉन सिटीजन दोनों के लिए, बिल्कुल है, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 21 में बस ये दो लाइन लिखा हुआ है, अगर आप ये दो लाइन को पढ़ लें, ये दो लाइन को अगर आप पढ़ लें, ठीक है, एक लाइन और एक लाइन, तो बस इतना में आर्टिकल 21 को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। क्या है आर्टिकल 21? जरा सा हम लोग पढ़ते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ टर्म है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, इसको मैं आगे चलकर डिटेल में आपको समझाने वाला। यानी कि आर्टिकल 21 ये कह रहा है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि राइट टू लाइफ, हमें जीने की स्वतंत्रता है, हमें घूमने की स्वतंत्रता है। हाँ, यह स्वतंत्रता तब तक है जब तक कि आप किसी भी रूल, पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया है उस लॉ से आप बाहर है। जैसे पार्लियामेंट आपको लॉ बना दिया कि इस पार्क में आपको नहीं घूमना है, और इस पार्क में आप घूम रहे हैं, और आप जाते हैं कोर्ट के पास कि भाई हमारे घूमने का फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंजमेंट किया जा रहा है, तो वैसा सिचुएशन में कोर्ट बोलेगा कि नहीं नहीं, ये तो पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया है, और इस पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा आप क्यों घूम रहे हैं? अगर ये मना किया गया तो आपको घूमने का अलाउ नहीं है। तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये बोल दिया गया है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसे छोड़कर आपको किसी भी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित तभी किया जा सकता है जब उस तरह के कोई लॉ बने हो, लॉ में ये लिखा कि ये काम नहीं करना है और ये काम आप कर रहे हैं, तो ये उस पर फिर आपको दैनिक जीवन और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसे आप पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 ये भी कह रहा है कि आपको जीवन जीने का अधिकार दिया गया, तो ह्यूमन डिग्निटी के साथ, ये नहीं कि मरे जिए कैसे भी आराम से जी रहे हैं जिंदगी, नहीं 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 नहीं, आपके पास फंडामेंटल राइट है
कि राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, यानी ह्यूमन डिग्निटी के साथ आपको जीना होगा, जिससे एक मैंस का पूरा लाइफ जो है मीनिंगफुल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और एक वर्थ लिविंग होना चाहिए। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो राइट टू प्राइवेसी देखने को मिलेगा, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, यानी हमें अच्छे इन्वायरमेंट भी चाहिए, रहने की जगह भी चाहिए, राइट टू फ्री लीगल एड भी चाहिए, राइट टू हेल्थ चाहिए, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू हियरिंग। इस तरीके का और भी राइट है, लेकिन जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं उस तरह का इंपॉर्टेंट राइट के बारे में आपको बता दिया हूं। ये सारे राइट का जो चर्चा है आर्टिकल 21 में किया जा चुका है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को होगा तो बताइए। आर्टिकल 21 ये बोलता है, एक बार फिर से समझ लो कि आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन पे, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, बशर्ते अगर उस पर कानून बनाया गया है तो उस कानून के अकॉर्डिंग आप पर प्रतिबंधित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो आया केस है, इसमें ना आपको दो केस आपको पढ़ने को मिलेगा, एक है ए के गोपालन केस और एक है आपको मेनका गांधी केस। अब क्या है ए के गोपालन केस और क्या है मेनका गांधी केस, इस पर जरा सा चर्चा कर लेते हैं। ए के गोपालन केस 1950 में आया था, इसको हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट भी बोलते हैं या फिर केस ही बोलते हैं। ठीक है, द कोर्ट रूल्ड दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट रिक्वायर इंडियन कोर्ट्स अप्लाइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ स्टैंडर्ड, और इसी में बोला गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं अपनाया जाएगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही हमारे इंडिया में फॉलो होंगे। अब एक ही गोपालन केस क्या था, इसको जरा सा मैं समझा देता हूं थोड़ा सा आसान तरीके से, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ए के गोपालन केस में क्या हुआ था कि ए के गोपालन जो थे एक कम्युनिस्ट लीडर थे। क्या थे ये के गोपालन जो थे इन एक कम्युनिस्ट लीडर थे, और इस कम्युनिस्ट लीडर को इलीगली प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, डिटेंशन एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत इनको डिटेन कर लिया गया था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और इस चीज को इनको खराब लगा कि भाई हमको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो इन्होंने एक रिट जारी कर दिया और रिट किया कि इसमें ये बोला कि इसके अकॉर्डिंग, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग हमारे जीवन जीने का अधिकार का हनन हो रहा है और मुझे पॉलिटिकल मुद्दा बनाकर अरेस्ट किया गया है। यानी कि ए के गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर थे और कम्युनिस्ट लीडर को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत इनको क्या किया गया था, गिरफ्तार करके रखा गया था, नजरबंद करके रखा गया था। इन्होंने रिट जारी कर दिया और रिट जारी किया, जब सुप्रीम कोर्ट में रिट गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था वो सुप्रीम कोर्ट की आज तक अवहेलना होती है। उन्होंने जो जिस तरीके से उन्होंने बताया था, उन्होंने बताया कि देखो कि आर्टिकल 21 में स्पष्ट तौर पर बात किया गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का, यानी कि हम इसमें आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। काहे भाई, क्योंकि संसद ऐसा कानून, कोर्ट ने स्पष्ट क्या किया था, एक ही गोपालन केस में ये ने कहा था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिका कॉन्सेप्ट है उसे भारत में लागू नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं लागू किया सकता है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत जो है पार्लियामेंट एक लॉ बनाई थी और उसी लॉ के अकॉर्डिंग ए के गोपालन को इनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया था। जब इन्होंने रिट जारी किया ए के गोपालन ने, तो कोर्ट बोलता है कि नहीं नहीं, हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जब पार्लियामेंट लॉ बना दिया गया और पार्लियामेंट लॉ जब बनाया आर्टिकल 21 के तहत, तो उस लॉ को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उस लॉ को जांच पड़ताल नहीं कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं तो गलत था। अगर कानून बना दिया गया, उस कानून का वो मीनिंग जो है बिल्कुल सही नहीं है और उस मीनिंग के अकॉर्डिंग आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेंगे तो वो आपसे क्वेश्चन तो करेगा ही ना। तो ए के गोपालन को यही किया गया था, एक कम्युनिस्ट लीडर थे, इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने रिट जारी किया और रिट जारी में इन्होंने बताया कि हमारे आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। तो इस रिट को जब आर्टिकल 21 में जारी किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई मैटर नहीं आया। इसमें बस ये पता चला कि ए के गोपालन का जो केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो बिल्कुल नैरो इंटरप्रिटेशन करके प्रोवाइड करवाया था। अब यहां पर याद रखिएगा, स्टेट कैन डिप्राइव राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन लॉ बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21 व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब देखो, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो किया था। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है और
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, ये दोनों लाइन को याद रखिएगा, इसके बारे में हम थोड़ा देर में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग मेनका गांधी का केस पढ़ लिया जाए। देखो अभी तक जो है AK गोपालन के केस में यह बोला गया कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ही फॉलो किया जाएगा, लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1978 में आया था, उसमें यह कहा गया कि नहीं नहीं, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, अब क्या है इसको देखिए। देखो मेनका गांधी जो था, ठीक है, मेनका गांधी इस केस में क्या हुआ कि गोपालन जो केस था उसको क्या कर दिया गया, इसको ओवर रूल कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, ओवर रूल कर दिया गया। इसमें क्या हुआ था कि मेनका गांधी वाले केस की मैं बात कर रहा हूं, मेनका गांधी वाले केस की मैं बात कर रहा हूं। इसमें क्या हुआ था कि मेनका गांधी का पासपोर्ट को सीज कर लिया गया था। ठीक है, मेनका गांधी जो थी उनका पासपोर्ट को सीज कर लिया गया था और यह कहा गया था कि इन पर किसी भी तरह का कोई इंक्वायरी चलने वाली है, इसलिए इनके पासपोर्ट को हम लोग क्या करते हैं, डिटेन करते हैं, सीज करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अभी तक हमारे इंडिया में जो है वो क्या फॉलो आ रहा था, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन इससे एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया इस केस के अकॉर्डिंग। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, जो मैं पहले इसके बारे में आपको यहां पर लिखा हूं, लेकिन अभी दोनों का मीनिंग मैं समझाने वाला हूं जो अभी तक आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसमें मेनका गांधी ने बोला, एक रिट जारी किया और उस रिट के अकॉर्डिंग ये कहा कि हमारे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है, तो इस पे कृपया चर्चा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 को चर्चा किया, जिसमें स्पष्ट तौर पर आया कि अब जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है ये थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1978 था, इसमें मेनका गांधी के पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था। मेनका गांधी ने रिट जारी किया और बोला कि हमारे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया और जजमेंट में यह बोला कि जो अभी तक प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी जो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया गया था उससे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, अब ऐसा नहीं है, अब हमारे देश में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि अगर आपको लगता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो लॉ बनाएगा वो लॉ कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है या गलत है, तो वैसे सिचुएशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसको कहते हैं कि वो उसका जब मंतव्य है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट अगर कोई कर रहा है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि उसको वो रोक सकता है। ठीक है, अब यहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दोनों को मैं समझा दे रहा हूं। देखो पहले हमारे इंडिया में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होता है, यानी कि पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना दिया, अगर वो गलत भी है ना, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई अवहेलना नहीं करेगा, करेगा ठीक है, आपको अगर किसी भी तरह का हनन हो रहा था जाके पार्लियामेंट में बात करिए, क्योंकि हमारे पास कोई इस तरह का राइट नहीं है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ यही होता है कि अगर आपको पार्लियामेंट के द्वारा अगर लॉ बना के मिल गया तो उस पार्लियामेंट के लॉ को छेड़छाड़ भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता, ना वो पूछ सकती है ना कुछ कर सकती है। लेकिन मैं ये था AK गोपालन के केस में। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया किसका, नहीं, मेनका गांधी केस में। मेनका गांधी के केस में ये कहा गया कि अगर जो है किसी भी तरह का पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है, लेकिन वो लॉ कैसा होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। ठीक है, जस्ट फेयर और एक रीजनेबल होने चाहिए। ठीक है, रीजनेबल होने चाहिए, ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, जस्ट फेयर और रीजनेबल होने चाहिए, तीनों पॉइंट याद रखिएगा। और वो जो है नेचुरल जस्टिस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए, ये नेचुरल जस्टिस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल जस्टिस का डिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई गलत तरीके का लॉ बनाया गया है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट घुसेगी और बोलेगी कि जो आपने लॉ बनाया है वो कहीं ना कहीं गलत है, भाई सही नहीं है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। यही बेसिकली डिफरेंस है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड लॉ का मतलब होता है पार्लियामेंट जो कानून बना दिया वो कानून को आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में यह कहा गया है कि अगर आपने कोई कानून बना दिया, अगर आपके कानून लगता है कि जो पार्लियामेंट जिन कानून बनाया है वो गलत है, कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करेगा, उसको जांच करेगा, पड़ताल करेगा, उसके पास पावर है कि उस लॉ को वो रिपेल कर देगा या फिर नया लॉ ला सकता है या फिर उसमें चेंजेस करवा सकता है। इसके बाद एक आर्टिकल 21A बच गया। देखो आर्टिकल 21A में कहा गया था कि राज्य जो है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। और ये जो है 86th अमेंडमेंट 2002 में ये बात की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
आर्टिकल 21A में ये कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी और ये जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको ऐड किया गया था। यही आर्टिकल 21 था पूरा, जो बिल्कुल मैंने आपको आसानी तरीके से समझा दिया। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन और पूछता है, याद रखिएगा 3 आर्टिकल मैं बता रहा हूं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, इसको हम लोग गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। और ये किस केस से आया था, ये मेनका गांधी का जो केस हुआ था, ठीक है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस से गोल्डन ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आया था। ठीक है, ये गोल्डन ट्रायंगल इनको क्यों कहा जाता है, अच्छा ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल इनको इसलिए कहा जाता है कि मात्र 3 आर्टिकल हैं, ये 3 आर्टिकल पर अगर आपके पास मात्र रहते हैं तो आपके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, ओवरऑल सारे मिक्स्ड हैं, इसलिए इसको गोल्डन ट्रायंगल की बात की गई है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और यहां पर आपसे पूछेगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से लिया गया है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये अमेरिका से बोरो किया गया क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो लंदन यानी यूके यूनाइटेड किंगडम से इसको बोरो किया गया है। यहां तक कोई तरह का दिक्कत है तो बताइए। यानी कि अब जो लॉ बनेगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से, वो नेचुरल राइट पर डिपेंडेंट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, तर्कपूर्ण होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस लॉ पर ब्रेक भी लगा जा सकता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को है तो बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए, अब हम लोग आर्टिकल 21 में भी बात कर लिया। आर्टिकल 21 में क्या है, बिल्कुल आसानी तरीके से बात कर लिया। तो ये रहा आर्टिकल 20, 20 और 21, और बिल्कुल जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, तो उसका मैंने तैयारी करा दिया है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को सभी लोग प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके बहुत मेहनत से आपके लिए पढ़ाता हूं, तो थोड़ी सी आपकी मेहनत तो जरूरी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।